अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, इसका आपको जवाब बताना है। तो प्रश्न संख्या 1 का मुझे उम्मीद है कि आपने उत्तर आचार्य भामह को चुना होगा, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 2 है साथियों कि काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। फटाफट उत्तर करिए। और मुझे उम्मीद है कि ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य आनंद वर्धन को आपने चुन करके इस प्रश्न का सही जवाब देकर के अपने खाते में 1 अंक अर्जित किया होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है। ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है, इसका आपको जवाब बताना है। और आपने ध्वनि से संबंधित बताया, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। बड़े आसान से प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि 100% इन प्रश्नों को आप सही हल करेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो आज जानते हैं कि भट्टलोलट, उत्पत्तिवाद, शंकुक, अन्वितिवाद और अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, तो इसमें भुक्तिवाद आचार्य मम्मट का सिद्धांत नहीं है। विकल्प सी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, सुंदर है विहग सुमन सुंदर मानो तुम सबसे सुंदरतम में कौन सा काव्य दोष है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने अधिक पदत्व दोष दे करके बिल्कुल राइट आंसर दिया है। विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। तो नाट्यशास्त्र का प्रणेता आचार्य भरत मुनि हैं। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 7 है साथियों, विभाव अनुभाव विचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति को प्रतिपादित करने वाले आचार्य कौन है। तो यह दिया गया सूत्र भरत मुनि का सूत्र है। बी विकल्प के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। पीएचडी 2004 और का यह और पीएचडी दोनों में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है। कुवलयानंद के रचनाकार आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प बी को छोड़ करके अप्पय दीक्षित को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या 3 है। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 10, न कांतमपि निर्भूषणम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत किसका है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प सी आचार्य भामह का, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है क्या कहलाती है। तो शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह सीधे सीधे अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। विकल्प डी के साथ आप बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला है कि सही युग्म की पहचान करनी है आपको। तो इसमें से सही युग्म के रूप में अगर आपने वैदर्भी को माधुर्य गुण से जोड़ा है, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निरख सखी ये खंजन आए, तेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए। इन पंक्तियों में कौन सा गुण है। तो इन पंक्तियों में आपने अगर गुण के रूप में माधुर्य गुण चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वह कौन सा गुण कहलाता है। साथियों फटाफट उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, वहां पर कौन सा गुण होगा। तो जब ऊर्जा आपकी तेज आपका बढ़ेगा, तो वहां पर ओज गुण हो जाएगा। विकल्प ए के साथ आप बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तरु रिपु रिपु धर देख के विरहीन तिय अकुलाय, इनमें कौन सा काव्य दोष है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें जो है क्लिष्टत्व दोष है। डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम क्या है। आचार्य दंडी के काव्य शास्त्री ग्रंथ का नाम
मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प डी को छोड़ करके काव्यादर्श को चुना होगा। तो सी विकल्प दे करके इस प्रश्न का सही जवाब आपके खाते में जुड़ा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? शब्दार्थो सहितो काव्यम यह परिभाषा दी गई है आचार्य भामा के द्वारा। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दृश्य काव्य की विधा क्या है? दृश्य काव्य की विधा आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नाटक चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। टीएसटी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न साथियों, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य शंकु को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। प्रश्न संख्या 20, अनुभावों के कितने भेद होते हैं और अनुभावों के भेद कितने होते हैं? इसका आपको जवाब देना है और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। 2, अगला प्रश्न है कि भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ के आधार पर किया? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी नाट्य शास्त्र। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। निम्नलिखित में से कौन किसके लिए प्रसिद्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने जो है सेलेक्ट किया विकल्प डी वक्रोक्त के लिए क्षेमेंद्र, अलंकार के लिए भामा, उपमा के लिए कालिदास और करुण के लिए भवभूति प्रसिद्ध हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसमें से कौन सा है? तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत इसमें आपने चयनित कर लिया है अनुमानवाद को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि चंपू काव्य के दो भेद कौन से हैं? तो चंपू काव्य के दो भेद विरुद्धक और करम्भक। विकल्प डी आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुन लिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदाय का सही विकास क्रम क्या होगा? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्त, ध्वनि और औचित्य, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प। अगला प्रश्न है कि बेपथु कैसा अनुभव है? बेपथु कैसा अनुभव है? तो यह एक सात्विक अनुभव होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ करने वाले हैं आचार्य वामन। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया है? तो प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त ने। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। पीएचडी 2000 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में प्रयुक्त किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा रुय्यक महोदय ने। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस्य समास भूयस्वतम, यह कथन किसका है? और प्रश्न संख्या 31 का उत्तर अगर आपने
चुन लिया है आचार्य वामन विकल्प बी को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न क्या है कि काशिका क्या है। प्रश्न संख्या 32 का जवाब आपको बताना है कि काशिका क्या है, और आपने उत्तर में पाणिनि द्वारा लिखी गई अष्टाध्यायी की टीका, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम के प्रवर्तक कौन है। तो रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, इसके प्रवर्तक हैं पंडित राज जगन्नाथ, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रस भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो आचार्य शंकुक द्वारा दिया गया सिद्धांत जो है वह अनुमितिवाद कहलाता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कौन हैं। तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम कहकर वक्रोक्त को काव्य की आत्मा स्वीकार करने वाले आचार्य कुंतक महोदय हैं, विकल्प सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है। इसका आपको जवाब बताना है। तो आचार्य मम्मट की रचना आपको बतानी है, और प्रश्न संख्या 36 का उत्तर अगर आपने काव्य प्रकाश चुन लिया है तो डी विकल्प का उत्तर चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, और इस प्रश्न का जवाब आचार्य भामा को चुन करके आपने बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने दी। तो जवाब हो जाएगा भरत मुनि ने, विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रस कहने वाले आचार्य कौन हैं। तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा रामचंद्र मूलचंद, विकल्प बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन संस्कृत समीक्षा पद्धति से संबंधित नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें रस, ध्वनि और अलंकार हैं, जबकि शैली विज्ञान नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार काव्य के गुणों की संख्या कितनी है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने दिया होगा 10, तो बिल्कुल सही जवाब है सी विकल्प। अगला प्रश्न, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अविधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, यह कथन असत्य है। लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, तो यह भी कथन असत्य है। अविधा शब्द शक्ति लक्षणा और व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, यह भी कथन असत्य है। लक्षणा और व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अविधा पर आश्रित होती हैं, यह कथन बिल्कुल सही है। डी विकल्प के साथ इस प्रश्न का सही जवाब आपने दिया। अगला प्रश्न है कि जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी लरजने, जब शहादत लेते हिमगिर की चट्टाने लगी गरजने, तब जाग उठे ये शेर बबर पौरुष हुंकार उठा था, मातृभूमि की बलवेदी पर लहू पुकार उठा था। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा गुण व्यंजित हो रहा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने ओज दे करके विकल्प बी को चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, कंकण कोणित रणित नुपुर थे, हिलते थे छाती पर हार, मुखरित था कलरव गीतों में, स्वर लय का होता अभिसार, बिछुड़े तेरे शब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन कातरताएं, आज न सुख को सता रही। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष लक्षित हो रहा है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने च्युत संस्कार दोष विकल्प डी को चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। काव्यादर्श के रचनाकार के रूप में आपने चुना विकल्प दंडी को, डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, सप्तर्थे पृथ्वी गर्थया स्वर व्यंजनन संहते, कर्मणेर तनैव वावृत्तिर मयकम विनिगध्यते, यमक की परिभाषा यह किस आचार्य ने दी है। तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने दिया होगा
विश्वनाथ को, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सट्टक क्या है? तो सट्टक जो है यह एक प्रकार का नाटक है, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रसाप कर्षा दोषा उक्त किस आचार्य की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है आचार्य विश्वनाथ को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कीरति बनति भूति बलि सोई असुर सरि सम सब कहत हित होई। उपयुक्त पंक्तियों में तुलसीदास ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प सी लोक मंगल। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें अलंकार सूत्र वृत्ति है, काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर को कटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। उपयुक्त दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया व्यंजना शब्द शक्ति, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किसका है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह आचार्य विश्वनाथ का कथन है, विकल्प ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रसन्नता शब्द में कौन सी ध्वनि है? प्रसन्नता शब्द में अगर आपने ध्वनि के रूप में सेलेक्ट कर लिया है युग्मक ध्वनि, तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया छल, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? और जवाब हो जाएगा इसका, इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बाधा था विद को किसने, इन काली जंजीरों से प्रसाद की इन पंक्तियों का अर्थ किस शब्द शक्ति से ग्रहण होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति से, बी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य भट्टनायक हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य भामा। और अगला प्रश्न है कि उतरी नहाए जमुनी जल ज्यों शरीर शमश्याम में कौन सा अलंकार है? तो समता सूचक शब्द से आप तुरंत जो है जाएंगे उपमा पे, लेकिन यहाँ पर प्रतीप अलंकार है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सुबरन सुख माकर सुखद न थोर असिय अंग सखी कोमल कनक कठोर। इस छंद में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने व्यतिरेक दिया है, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है? इसका आपको जवाब बताना है। और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने अनुमितिवाद सेलेक्ट किया होगा, विकल्प बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है कि नीर भरे नित प्रति रहें तऊ न प्यास बुझाए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विषय चुना होगा, और बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। पीएचडी 2009 का यह पूछा गया प्रश्न है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न की नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है। तो नाट्य शास्त्र का रचनाकार आपको बताना है, और प्रश्न संख्या 63 का अगर जवाब आपने विकल्प ए चुन लिया है आचार्य भरत मुनि को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बनन में बागन में बगरो बसंत हैं, पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा? इसका आपको जवाब बताना है।
और प्रश्न संख्या 64 का अगर उत्तर आपने लक्षणा चुन लिया है तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिशान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब यह पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है साथियों, और मुझे उम्मीद है कि आपने हास्य रस चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 66 की तरफ। प्रश्न संख्या 66 है कि आचार्य भरत के किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का जवाब आपने शांत रस दे करके बिल्कुल सही जवाब अपने खाते में जोड़ लिया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मनहु मगी अंग अंग छवि छलके, तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 67 का आपने व्यंजना शब्द शक्ति अगर चुन लिया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपने आचार्य वामन को चुना, बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। सी विकल्प राइट आंसर है। पीएचडी 2010 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूँ, मात मुझे सो नव मित्र सा है, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। तो प्रयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब माधुर्य गुण चुन करके आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों की संख्या सामान्य तौर पर 33 मानी जाती है। देव ने छल नामक एक संचारी भाव बता करके 34 इसकी संख्या कर दी है, लेकिन विद्वानों का जो मत है, एक मत, वह 33 पर ही ज्यादा लोग सहमत हैं। तो विकल्प सी के साथ आप राइट आंसर के साथ हैं। और पीएचडी 2011 का भैया पूछा गया प्रश्न है यह। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न संख्या 71 है कि वीर रस प्रधान रचना, इसमें से वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण होता है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया है, वीर रस प्रधान रचना में आपने ओज गुण को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। यह भी पीएचडी 2011 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए, जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कार पूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है। तो साथियों, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि का लक्षण है। विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि को कटिए वृषभानु जा वे हलदर के वीर में कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने आर्थी व्यंजना को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 74 है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प प्रश्न संख्या 74 का राइट आंसर अभिनव गुप्त को, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में कौन नहीं है। तो संकलन त्रय में इसमें कौन नहीं आएगा, तो इसका जवाब हो जाएगा कथानक। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ प्रकृति के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें अगर आपने विषाद दान को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प बी को भरत मुनि का, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। तो नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आने वाला विकल्प इसमें सात्विक अनुभाव होता है। ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, श्रृंगार रस के देश से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? श्रृंगार रस के देश से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने नियताप्ति चुना है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें कहा जाता है विभाव। सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धीरोद्धत नायक कौन है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भीमसेन को चुना तो डी विकल्प राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है या कथन किसका है? तो कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है या कथन मैथ्यू अर्नाल्ड महोदय का है। पीएचडी 2013 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते किसने कहा है? और जवाब हो जाएगा इसका आचार्य दंडी ने। डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू तुम ही उचित तप मोह कह भोगू, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने बी विकल्प चुना है आर्थी व्यंजना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के देश से नाटक का तत्व कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र के देश से नाटक का तत्व अगर आपने कथा वस्तु अभिनेता रस सबको चुन करके विकल्प डी का चयन किया है तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भट्ट लोलट चुना है तो सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फैन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, इनमें कौन सा रस है? तो इसमें अगर रस के रूप में आपने विभत्स रस चुना तो डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, क्षमा करें, इसमें जो है भयानक रस होगा। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल की जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाएं ब्यालों सी, तो इसमें जो है भयानक रस है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का संबंध अगर आपने चयनित कर लिया है अद्भुत रस से तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि अपस्मार क्या है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने एक संचारी भाव सेलेक्ट किया है तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि बिंब का क्या काम है? तो बिंब का काम क्या होता है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया काव्य को सजीव बनाना तो बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है? इसका आपको जवाब बताना है और इसमें काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर और रस मंजरी विकल्प डी अगर आपने चुना तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि 10 रूपकम के लेखक कौन है? तो 10 रूपकम कृति का रचनाकार धनंजय को आपने चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की? तो रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की विवेचना करने वाले आचार्य भट्टनायक हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। भावकत्व, भोजकत्व, भट्टनायक, भाव से भ से जोड़ लीजिएगा आप लोग भट्टनायक।
अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थ सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि किसका काव्य लक्षण है? तो यह आचार्य मम्मट का काव्य लक्षण है। विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद सांख्य दर्शन पर आधारित है। विकल्प डी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसोवैशः को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी आचार्य विश्वनाथ ने। अगला प्रश्न है कि अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपयुक्त किसकी उक्तियां हैं? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी देव को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में चित्त तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने श्री शंकु को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं? तो आचार्य कुंतक के अनुसार वक्रोक्त के भेदों की संख्या कितनी है? तो इसका बी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा 6। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ इसमें हो जाएगा विकल्प डी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। अगला प्रश्न है कि मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो आचार्य मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती। तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? और अलंकार के रूप में आपने अनुप्रास को चुना, तो डी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति प्रधान है, या मान्यता किसकी है? तो जवाब हो जाएगा यह मान्यता आचार्य भट्ट नायक की है। विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है? तो काव्यम ग्राह्यम अलंकारात यह कथन आचार्य वामन का है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं? तो औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने भट्टलोलट दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाश का रचनाकार कौन है? और काव्य प्रकाश के रचनाकार के रूप में आपने सेलेक्ट कर लिया आचार्य मम्मट को, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं? तो आचार्य दंडी इसमें से अलंकारवादी आचार्य हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? और इसका जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी नाट्यशास्त्र, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? तो रस सामग्री विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, ये रस सामग्री है। विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसका आपको चयन करना है। और इसमें काव्य गुण के आंतरिक सौंदर्य हैं, अलंकार बाह्य शोभा है। बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य को शोभा कारक तत्व है, यह भी सही कथन है। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन नहीं मिलता, यह कथन गलत है। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है, यह भी कथन सही है। यानी विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो जवाब हो जाएगा कार्यालयी भाषा की जो कार्यालयी हिंदी होती है उसकी भाषा हमेशा अभिधा होनी चाहिए। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है? तो जवाब हो जाएगा 5। सी विकल्प इसका राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण, इसमें कौन सा काव्य गुण है? तो जवाब हो जाएगा माधुर्य, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पांडव की प्रतिमा समलेखों अर्जुन भीम महामति देखो, इसमें कौन सा काव्य दोष है? तो इसमें जो है आपका शब्द दोष है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। और इसमें काल दोष भी होना चाहिए, कोई काल दोष, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सब को जानत तुम्हारे सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ए पुनरुक्ति दोष। कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? इसका आपको जवाब बताना है। एनवीएस पीजीटी 2014 का पूछा गया प्रश्न है और जवाब में अगर आपने व्यंग्यार्थ चुना तो डी विकल्प साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 121 का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी लक्षणा, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, यहां पर इसका लक्ष्यार्थ होगा, यहाँ गीदड़ और सिंह ये दोनों लक्ष्यार्थ लेकर के ही आप इस वाक्य का अर्थ निकालेंगे। यानी सिंह की तरह ताकतवर पुरुष जब युद्ध के क्षेत्र में उतरा तो शेर की भांति गीदड़ की भांति के लोग जो थे, डरपोक किस्म के लोग थे, वे वहां से भाग खड़े हुए। तो यह लक्षण सब सकती है, बी विकल्प इसका राइट आंसर है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 122 है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने चयनित किया होगा 4, तो बिल्कुल राइट आंसर है बी विकल्प। इसमें जो आपके तत्सम, तद्भव, देशज और आगत या विदेशी शब्द 4 प्रकार होते हैं उत्पत्ति के आधार पे। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ रहित दोषों काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने आचार्य मम्मट चुना होगा। ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभाय धर्म कर्ता रो धर्मा गुणा, काव्य गुण की उपयुक्त परिभाषा किस आचार्य ने दी है? तो काव्य शोभाया कर्ता रो धर्मा गुणा, यह काव्य गुण की परिभाषा देने वाले आचार्य हैं आचार्य वामन। सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ओज गुण से संपन्न रचना की परिभाषा भरत मुनि ने दी है? इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके समासबद्ध पदों से युक्त विविध प्रकार, विविध एवं विचित्र उदार गुणों से संपन्न जो रचना होती है वह ओज गुण से संपन्न रचना होती है, या भरत मुनि द्वारा दिया गया है। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा अप्रयुक्त दोष। बी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया आचार्य क्षेमेंद्र को, तो बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाव अनुभाव विचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, उक्त रस सूत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में आया है? तो जवाब हो जाएगा नाट्य शास्त्र। बी विकल्प इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प
बी रति को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि आचार्य भरत के रससूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी आचार्य शंकुक ने, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? रस संप्रदाय का प्रवर्तक आचार्य आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी भरत मुनि को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है, इसका आपको जवाब बताना है, और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने रस सेलेक्ट किया है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न, रस सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो रस सिद्धांत इसमें डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। केवीएस पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। और साथियों, सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में विगत वर्ष पूछे गए प्रश्नों का यह अद्भुत संकलन है, तो इनका अवलोकन आप लोग ध्यानपूर्वक करते रहिए। और प्रश्न संख्या 134 है कि कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? कुरुक्षेत्र कविता में मुख्य रस कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया वीर रस, तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। यह भी पीएचडी हिंदी 2017 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? और छंद शास्त्र का प्रणेता आचार्य आपने पिंगल मुनि को माना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वाणिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसमें से आप जानते हैं कि दोहा, चौपाई और रोला मात्रिक छंद है, तो विकल्प इसमें सवैया सी के साथ अगर आप जा रहे हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्णिक छंदों में विचार किसका होता है, इसका आपको जवाब बताना। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है साथियों, इसमें जो है वर्णों से ही गणना की जाती है, और विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है, इसका आपको जवाब बताना है। तो है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, तो यहाँ पर मानवीकरण कर दिया गया है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि या लकुटी रुका मरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारो, इसमें प्रयुक्त छंद आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके सवैया चुना होगा, बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके वाणिक छंद विकल्प बी का चयन किया, बिल्कुल सही जवाब के साथ। पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 141 का सही जवाब अगर आपने चुन लिया है विकल्प सी को उपेंद्र वज्रा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें से कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। तो वक्रोक्त के विरोधी आचार्य इसमें आचार्य विश्वनाथ हैं, डी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वाणिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? वाणिक छंदों में गणों का प्रकार आपको बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 8 चुना है, तो बिल्कुल राइट आंसर है। या माता राजभान शब्द का सूत्र होता है इसका, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाले छंद का नाम क्या है? तो मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद बड़ा चर्चित है, अक्सर पूछा जाता है। और आपने ए, बी, डी को छोड़ करके सोरठा चुना, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अवधि का निजी छंद कौन सा है? अवधि का निजी छंद अगर आपने
विकल्प सी, विकल्प डी और विकल्प बी को छोड़ करके बरवे को चुना है, तो ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, फटाफट आंसर करते रहिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा छंद सोठा का विपरीत है? अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे कि सोठा का विपरीत छंद कौन सा होता है, तो दोहा का अगर विपरीत छंद देखा जाए तो वह सोठा होता है। तो इसमें से विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? और डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा, इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है कि चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में आप जानते हैं कि मात्राएं होती हैं 16, और सी विकल्प का उत्तर देकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 148 है, जिस छंद के प्रथम और तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं और द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगन होता है, वह छंद कौन सा होता है? प्रश्न संख्या 148 का सही जवाब अगर आपने दिया है 12, 7, 19, बी विकल्प के साथ बरवे बिल्कुल सही जवाब। 12-12 मात्राएं होती हैं प्रथम और तृतीय चरण में, बरवे छंद का उदाहरण है, विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अनुष्टुप क्या है? तो यह एक प्रकार का छंद है भैया, ए विकल्प के साथ आप राइट आंसर पर हैं। अगला प्रश्न है कि वह सब मात्रिक छंद जिसके प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हो तथा प्रत्येक चरण में 11वीं और 13वीं मात्रा पर यति होती है, कौन सा छंद होता है? इसका आपको जवाब बताना है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का जवाब आपने बिल्कुल सही दिया होगा। विकल्प रोला, ए विकल्प इसका राइट आंसर है। रोला विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन के फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपको फटाफट आंसर टिक कर दीजिए। इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? रहीमन चुप हुए बैठिए देख दिनन को फेर, जब नी के दिन आई हैं बनत न लगी हैं बेर। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर बनेगा दोहा, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि मंगल भवन या मंगलहारी ब्रह्मसु दशरथ हजीर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके चौपाई चुना होगा, तो बी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां सब उन्नति को मूल, अब बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं की शूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने दोहा चुना है तो बिल्कुल राइट आंसर है, ए विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सरसी छंद में होती है, बड़ा ही चर्चित प्रश्न है और कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो सरसी छंद में 27 मात्राएं होती हैं, 16-11 पर यति होती है और अंत में गुरु एवं लघु होता है। डी विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जो सुमिरत सिद्धि होई गण नायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण शरण। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? और जवाब में अगर आपने चुन लिया है सोठा को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। बी विकल्प इसका चुन करके आपने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि छप्पे में होते हैं, फटाफट उत्तर करिए। छप्पे में जो है 4 चरण रोला के होते हैं और 2 चरण उल्लाला के होते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया ए, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है सत्य नहीं, यह दृश्य जगत भाषित है बिन कर्म शिवत्व नहीं है। तो उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया 14-14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला छंद है, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होता है?
प्रश्न संख्या 158 का हल करना है आपको। फटाफट उत्तर दीजिए। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी कुंडलियां होता है तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न किस छंद के 4 से अधिक चरण होते हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 56 चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि किस छंद में 12 और 7 की हद से कुल 19 मात्राएं होती हैं? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 12 चुना, अभी ऊपर हम लोग पढ़ रहे थे 12 पर और 7 पर, तो यह जो है 12 होगा, बी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अवध शिला का उर पर था गुरुभार, अतिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इस उद्धरण में प्रयुक्त छंद कौन सा है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने 12 चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती है? तो मात्रिक छंदों में मात्रा 2 प्रकार की होती है, ह्रस्व और दीर्घ, लघु और गुरु। अगला प्रश्न है कि केवल मात्रिक छंद इस विकल्प में जहां है उसका आपको चयन करना है। तो मात्रिक छंद वाला विकल्प इसमें चौपाई, दोहा और रोला, विकल्प सी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रिक छंद है? तो दोहा, रोला और चौपाई सारे ही मात्रिक छंद के उदाहरण हैं, विकल्प आपका डी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन सा नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया मात्रिक छंद कौन सा नहीं है, तो इसमें रोला, दोहा और हर गीत का मात्रिक छंद है, मंद्रा, कांता वर्णिक छंद का उदाहरण है, विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्तियों में कौन सा छंद है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने विकल्प ए, सी और डी को छोड़ करके हर गीत का विकल्प बी का चयन किया तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हो उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 167 का राइट आंसर विकल्प डी श्लेष अलंकार होगा, डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सो सुख सुजस सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार बनेगा आपका अनुप्रास अलंकार, सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाए में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प सी लाटा अनुप्रास तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, वा पाए बौराए जग वा खाए बौराए, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो दोनों ही कनक के अलग अलग होंगे और आवृत्ति हुई है शब्द की यमक के साथ अगर आप जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अजम तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक रंग में कौन सा अलंकार है? और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प श्लेष ए को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न निम्नलिखित पद्यांश में अलंकार कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी उत्प्रेक्षा को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। इसमें झरनों का पानी लेकर गज छिड़क रहे मतवाले, अब मानो जल बरस रहे हो श्यामन घन काले, क्योंकि इसमें जन जानो मनमानो शब्द से ही तुरंत उत्प्रेक्षा लगा दीजिएगा। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, अतु मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान, उपयुक्त दोहे में अलंकार आपको बताना है।
तो साथियों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है आपका अलंकार बनेगा, यहाँ उर्वशी शब्द की पुनरावृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग हैं। विकल्प ए के साथ आप गए। यमक का उदाहरण बिल्कुल राइट। और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न, रस सूत्र के प्रणेता हैं। रस सूत्र के प्रणेता कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का उत्तर, अगर आपने भरत मुनि विकल्प ए को चुना है तो राइट आंसर है भैया आपका। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 2 कि इसमें से रस सूत्र कौन सा है। तो रस का सूत्र इसमें भरत मुनि द्वारा दिया गया, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के ग्रंथ का नाम क्या है। और भरत मुनि के ग्रंथ का नाम, अगर इसमें आपने विकल्प बी को चुना है नाट्य शास्त्र को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि दंडी को आप कैसा आचार्य मानते हैं। तो आचार्य दंडी को अगर आपने रीतिवादी रसवादी को छोड़ करके अलंकारवादी सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि चंद्रालोक के रचनाकार कौन है। और चंद्रालोक के रचनाकार अगर आपने उत्तर में चयनित किया है विकल्प जयदेव को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार प्रकाश किसकी कृति है। श्रृंगार प्रकाश कृति के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है भोजराज को, तो विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इसमें से धनंजय की कृति कौन सी है। और अगर 10 रूपक को आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। तो रीत संप्रदाय के अगर प्रवर्तक आचार्य आपने चुना है आचार्य वामन को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया। तो अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले आचार्य, इसमें से अगर आपने चयनित किया है आचार्य भामा को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मम्मट के ग्रंथ का नाम क्या है। तो आचार्य मम्मट द्वारा लिखा गया ग्रंथ, इसमें अगर आपने चुना है विकल्प बी काव्य प्रकाश को, तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। इसमें कालक्रम के अनुसार अगर आपने भरत मुनि भामा दंडी और मम्मट विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन रसवादी आचार्य हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और रसवादी आचार्य के रूप में आपने चुन लिया है भरत मुनि को, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि इनमें से रस निष्पत्ति के व्याख्याता आचार्य कौन नहीं है। तो रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले कौन आचार्य इसमें नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए, विकल्प सी और विकल्प डी को छोड़ करके महिम भट्ट को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 14 है कि अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है। अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक आपको बताना है। और अगर आपने भरत मुनि दंडी और मम्मट को छोड़ करके आचार्य भामा को चुना है, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शरीरमतावादिष्टार्थ व्यच्छिन्ना पदावली काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है। तो इसका जवाब हो जाएगा आचार्य दंडी ने। अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थो सगुणावन अलंकृति पुनः क्वापि, काव्य की यह परिभाषा किस आचार्य ने दी है। और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए आचार्य मम्मट को, सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, यह काव्य की परिभाषा किस आचार्य द्वारा दी गई है। और जवाब में अगर आपने पंडित राज जगन्नाथ को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न है कि रीतिरात्मा काव्य से यह कथन किस आचार्य का है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प बी आचार्य वामन को, तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि रीति को वृत्ति किस आचार्य ने कहा है, तो रीति को वृत्ति कहने वाले आचार्य मम्मट महोदय हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा तत्व काव्य का हेतु नहीं है। काव्य का हेतु इसमें प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति तीनों हैं, जबकि अलंकार नहीं है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य दंडी ने मूल काव्य का हेतु क्या माना है, तो आचार्य दंडी के अनुसार प्रतिभा काव्य का मूल हेतु होती है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है कि प्रतिभा को शक्ति किसने कहा है, तो प्रतिभा को शक्ति कहने वाले आचार्य मम्मट हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा काव्य हेतु है जिसके अभाव में काव्य रचना संभव नहीं है, और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प ए चयनित किया है प्रतिभा, तो राइट आंसर के साथ है आप। अगला प्रश्न है कि सकल मौलिभूत प्रयोजन कौन सा है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन बताए हैं, और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प 6 सी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। रस सूत्र में निष्पत्ति की व्याख्या भुक्तिवाद के रूप में किसने की है, तो भुक्तिवाद के रूप में रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले भट्ट लोलट हैं, विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण सिद्धांत का उल्लेख सर्वप्रथम किस आचार्य ने किया, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन भट्टनायक, विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है, तो ध्वन्यालोक के रचनाकार अगर आपने आनंदवर्धन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक लोचन के रचयिता कौन है, और इसका उत्तर अगर आपने अभिनव गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि इन ग्रंथों को रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसमें अगर आपने नाट्यशास्त्र, काव्यादर्श, काव्य प्रकाश और रस गंगाधर को चुना है, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि तुलसीदास का प्रमुख काव्य प्रयोजन कौन सा है, और इसका उत्तर आपने अगर चुना है विकल्प सी लोक मंगल, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रीत को पद संघटना इसमें से किसने कहा है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प सी आनंदवर्धन ने, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि रस ध्वनि को काव्य की आत्मा किसने माना है, और जवाब में अगर आपने अभिनव गुप्त को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप, विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, विशिष्ट पद रचना रीति किस आचार्य का कथन है, और जवाब में अगर आपने चुना आचार्य वामन को, तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि शैशाम सर्वत्र वक्रोक्ति यह कथन किस आचार्य का कथन है, और इसका जवाब अगर आपने चयनित किया विकल्प ए आचार्य भामा, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं, तो आचार्य दंडी किस संप्रदाय के आचार्य हैं, इसका आपको जवाब बताना है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है अलंकार, विकल्प बी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य जयदेव किस संप्रदाय के समर्थक आचार्य हैं, विकल्प आपके सम्मुख हैं, इसमें से सही विकल्प आपको चयन करना है, और विकल्प अगर आपने चयनित कर लिया अलंकार, विकल्प डी, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि काव्यस्यात्मा ध्वनि रीति किस आचार्य का कथन है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य आनंदवर्धन, विकल्प ए इसका
सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन किस आचार्य का है? तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम यह कथन आचार्य विश्वनाथ का है, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति काव्य जीवितम किसका कथन है? तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह कथन है आचार्य कुंतक का, विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर किसकी कृति है? तो रस गंगाधर की रचनाकार अगर आपने विकल्प सी, ए और डी को छोड़ करके विकल्प बी पंडित राज जगन्नाथ को चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि इसमें से अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन किस आचार्य ने किया? इसमें अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तन करने वाले अगर आचार्य आपने चयनित किया है भामा को तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य विश्वनाथ के ग्रंथ का नाम इसमें क्या है? और अगर आपने उत्तर में साहित्य दर्पण चुना विकल्प ए को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य के रूप में आपने चुना है अगर विकल्प सी को कुंतक को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मधुवती भूमिका का उल्लेख किस आलोचक ने साधारणीकरण की व्याख्या करते समय किया है? तो उत्तर हो जाएगा श्याम सुंदर दास ने, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उत्तम कोट की रसानुभूति में सामाजिक का तादात्म्य होता है, यह कथन किसका है? तो जवाब हो जाएगा वह आश्रय के साथ होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र को क्या संज्ञा दी गई है? नाट्य शास्त्र को भरत मुनि द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ पंचम वेद की संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि रस का क्या अर्थ है? तो रस का अर्थ होता है स्वाद, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस रूप में परिणत क्या होते हैं? तो रस रूप में जो विभाव होते हैं वही क्षमा करें, रस रूप में जो अस्थाई भाव होते हैं वह विभाव, अनुभव और संचारी भावों के योग से रस के रूप में परिणित हो जाते हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। और अगला प्रश्न है कि अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? तो अगर आपने उत्तर में अस्थाई भावों की संख्या चयनित कर लिया 9 तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अभिधान प्रकार विशेष एवं च अलंकार किस कवि का कथन है? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने आचार्य रुद्रट महोदय को चुना तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने रीति को क्या नाम दिया? तो आचार्य कुंतक के अनुसार रीति को क्या नाम दिया गया, इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी मार्ग तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वीर रस प्रधान रचना में होता है। तो वीर रस जो है प्रधान रचना, वीर रस में जो प्रधान रचना होती है वह ओज गुण में होती है, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 54 है कि पांचाली रीति को मम्मट ने क्या कहा है? तो पांचाली रीति को मम्मट ने उपनागरिका वृत्ति कहा है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि आचार्य आनंदवर्धन ने काव्य के कितने भेद किए हैं? तो आचार्य आनंदवर्धन के अनुसार काव्य के भेदों की संख्या जो है वह 3 है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संबंध में साधारणीकरण की स्थापना सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने रामचंद्र शुक्ल, अभिनव गुप्त और डॉक्टर नगेंद्र को छोड़ करके भट्टनायक को चुना है, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 57 है कि इनमें से व्युत्पत्ति नामक काव्य हेतु का अर्थ क्या है? और इस प्रश्न का उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया है शास्त्र ज्ञान, निपुणता और पांडित्य सभी को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका डी विकल्प। अगला प्रश्न है कि चित्र तुरंग न्याय का उल्लेख किस आचार्य ने किया है? और इसका जवाब अगर आपने आचार्य शंकुक चुना है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि केशव दास को आप किस वर्ग में रखेंगे? यानी केशव दास
जो हैं वो अलंकारवादी कवि हैं, रीतिवादी हैं, ध्वनिवादी हैं या रसवादी हैं? तो इसका उत्तर अगर आपने अलंकारवादी चुना है विकल्प ए को तो राइट आंसर है। इनमें से केशव का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाला सभी रचनाएं काव्य शास्त्रीय ग्रंथों पर आधारित हैं। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि भाव विलास के रचनाकार कौन है? और भाव विलास का रचनाकार आपने देवदत्त देव को चुना तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार के रूप में अगर आपने केशव दास को चुना है विकल्प सी तो सही उत्तर के साथ है आप। इन रचनाओं को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको, और अगर इसको काल क्रमानुसार अगर आरोही क्रम में आप व्यवस्थित करते हैं तो विकल्प इसमें कवि प्रिया, पद्माकर, चिंतामणि और रस सिद्धांत है। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। रस विमर्श नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो रस विमर्श नामक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के रचनाकार अगर आपने चुना है विकल्प बी राम मूर्ति त्रिपाठी जी को सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि रस कलश किस हिंदी कवि का लिखा गया काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है? तो रस कलश के रचनाकार अगर आपने चयनित किया है विकल्प ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की तुलना में मधुवती भूमिका में पहुंचे चित्त की निवृत्तिक दशा में किसने की है? तो निर्विद तर्क दशा में उल्लेख करने वाले हैं बाबू श्याम सुंदर दास। विकल्प 20 का सही। अगला प्रश्न है कि रसराज नामक रीतकालीन लक्षण ग्रंथ के लेखक कौन है? तो रसराज के रचनाकार अगर आपने मतिराम को चुना तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ग्वाल कवि का काव्य शास्त्रीय ग्रंथ अगर आपने विकल्प ए रसिकानंद चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि सूर सागर किस ग्रंथ में रीति विवेचन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प साहित्य लहरी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिद्धांत और अध्ययन पुस्तक के रचनाकार कौन है? और उत्तर अगर आपने इसका चुना है बाबू गुलाब राय को तो राइट आंसर के साथ हैं आप। आइए साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 71। इनमें से कौन सा हेतु काव्य का तत्व नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो अगर आपने विकल्प इसमें सी चुना शिवेतर छैते सी तो राइट आंसर है आपका। अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व नहीं जाना है किसने? तो अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व न मानने वाले आचार्य मम्मट हैं। विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि सौष्ठववादी आलोचक कौन है? सौष्ठववादी आलोचक के रूप में आपके हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दूसरी परंपरा की खोज नामक आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? और उत्तर में अगर आपने नामवर सिंह को चुना डॉक्टर तो राइट आंसर के साथ है। प्रश्न संख्या 75 है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या है? और वीर रस का स्थायी भाव अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी उत्साह को तो सही उत्तर के साथ है। रस निष्पत्ति की व्याख्या में भुक्तिवाद किस आचार्य का मत कहा जाता है? रस निष्पत्ति की व्याख्या में अगर भुक्तिवाद का मत जो है वह किस आचार्य का है? तो भट्टनायक अगर आपने सेलेक्ट किया तो बिल्कुल राइट आंसर है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रकार के आलोचक हैं? तो आचार्य शुक्ल जी मुख्य रूप से रसवादी आलोचक हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं या परिभाषा किसकी है? हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से प्रगतिवादी समीक्षक कौन है?
तो इसमें प्रगतिवादी समीक्षक के रूप में कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह और रामविलास शर्मा, तीनों लोगों को डी विकल्प के साथ अगर आप गए तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी आलोचनात्मक कृति है। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण आलोचनात्मक कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। ध्वनि किस शब्द पर आधारित है, तो इसका जवाब हो जाएगा व्यंजना। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। प्रतीयमान का अर्थ सत्ता की सत्ता किस पर आधारित है, तो इसका जवाब हो जाएगा व्यंग्यार्थ पर। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अनुमितिवाद का संबंध किससे है, तो अनुमितिवाद का संबंध अगर आपने आचार्य शंकुक से चुना है तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि काव्य की सत्ता शब्द के में मानने वाले आचार्य कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा पंडित राज जगन्नाथ। विकल्प डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है, तो रस निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति मानने वाले आचार्य हैं लोलट। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति में निष्पत्ति का अर्थ अभिव्यक्ति किस आचार्य ने माना है, तो अभिव्यक्ति मानने वाले आचार्य अभिनव गुप्त हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं प्रश्न संख्या 87। 10 रूपक के रचयिता कौन है, तो 10 रूपक के रचनाकार आपने धनंजय को चुना। सही उत्तर के साथ हैं। आलोचन का अर्थ क्या होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा गुण एवं दोषों की विवेचना करना। विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा आलोचना का भेद है, तो इसका जवाब हो जाएगा इसमें सैद्धांतिक, प्रगतिवादी और निर्णयात्मक सभी प्रकार की आलोचनाएं होती हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुक्तक काव्य ऐसा चुना हुआ गुलदस्ता है जिसके प्रत्येक छंद में रसावर्षण की क्षमता होती है। यह कथन किसका है, तो जवाब हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है कि स्वांतः सुखाय को किसने काव्य प्रयोजन स्वीकार किया है, तो जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने। अगला प्रश्न है कि लोक मंगल को काव्य प्रयोजन मानने वाले कवि कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा आचार्य तुलसीदास। व्यक्ति विवेक की रचना किस आचार्य ने की है, तो जवाब हो जाएगा महिम भट्ट ने। अगला प्रश्न है कि आचार्य आनंदवर्धन ने किस लक्षण ग्रंथ की रचना की है, तो लक्षण ग्रंथ आचार्य आनंदवर्धन द्वारा जो लिखा गया है वह है ध्वन्यालोक। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि इनमें से वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, और वक्रोक्त संप्रदाय का प्रवर्तक आपने आचार्य कुंतक को चुना। सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो साधारणीकरण सिद्धांत के जन्मदाता हैं भट्टनायक। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है, तो सामान्यतः संचारी भावों की संख्या 33 मानी जाती है। इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्यादर्श के रचयिता आचार्य कौन है, तो काव्यादर्श लिखने वाले क्षमा करें, इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है, तो कंप, स्वेद और रोमांच हैं। विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा हर्ष। यहां पर पूछा जा रहा है नहीं है, तो इसका विकल्प सी राइट आंसर होगा। और काव्यादर्श के रचनाकार आचार्य दंडी महोदय हैं। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है
कि औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं। तो औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य, अगर आपने चयनित किया विकल्प ए, क्षेमेंद्र को सही उत्तर के साथ हैं। तो साथ संस्कृत काव्यशास्त्री ग्रंथों के आधार पर काव्यशास्त्र के प्रथम आचार्य कौन माने जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर आपने अगर चुना भरत मुनि को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न, ये भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है। नाट्य शास्त्र का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने भरत मुनि चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, काव्यालंकार किसकी रचना है, इसका आपको जवाब बताना है। काव्यालंकार किसके द्वारा लिखा गया है, उत्तर बताइए। और काव्यालंकार के लेखक के रूप में आपने अगर चयनित कर लिया आचार्य भामा को, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 4, भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं। आचार्य भामा किस संप्रदाय के समर्थक हैं। जवाब में आपने अलंकार संप्रदाय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है कि भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य कौन हैं। भामा के ग्रंथ के आधार पर भामा विवरण की रचना करने वाले आचार्य के रूप में आपने चयनित कर लिया है विकल्प 1 उद्भट महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6 है कि अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है। अभिनव भारती में किस ग्रंथ की टीका व व्यवस्था है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब आपने चयनित किया विकल्प 2 नाट्य शास्त्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 है कि काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचयिता कौन है। काव्यादर्श एवं 10 कुमार चरित ग्रंथों के रचनाकार कौन है। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब आपने चयनित किया आचार्य दंडी को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे। आचार्य दंडी किस संप्रदाय के समर्थक थे, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब आपने चुन लिया अलंकार संप्रदाय, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सार संग्रह किसकी रचना है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर काव्यालंकार सार संग्रह की बात की जा रही है, न कि काव्यालंकार की। तो इस प्रश्न का जवाब आपने उद्भट को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना किसने की। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति का रचनाकार आपको बताना है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति की रचना करने वाले रचनाकार आचार्य वामन हैं। अगला प्रश्न है कि वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे। आचार्य वामन किस संप्रदाय के समर्थक थे, और इस प्रश्न का जवाब आपने रीति संप्रदाय चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्यालंकार सूत्र वृत्ति में के हिंदी अनुवाद की भूमिका किसने लिखी। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति के हिंदी अनुवाद की भूमिका इसमें से किसने लिखी है, इसका आपको जवाब बताना है। और जवाब में आपने चयनित किया डॉक्टर नगेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नायक नायिका भेद का विस्तृत निरूपण सर्वप्रथम किस ग्रंथ में किया गया है। नायक नायिका भेद से संबंधित विस्तृत व्याख्या करने वाला ग्रंथ इसमें कौन सा है। प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया काव्यालंकार को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा किस आचार्य ने की है। प्रयाण रस की सर्वप्रथम चर्चा करने वाले आचार्य कौन हैं, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 14 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया विकल्प 2 रुद्रट महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक के रचनाकार कौन हैं। ध्वन्यालोक का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का राइट आंसर आपने चयनित कर लिया आनंदवर्धन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं? ध्वन्यालोक के प्रधान आलोचक कौन माने जाते हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब क्या होगा? आपने अगर इस प्रश्न का जवाब विकल्प 3 अभिनव गुप्त को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक की टीका का नाम क्या है? ध्वन्यालोक की टीका इसमें से किस नाम से लिखी गई है? और इस प्रश्न का जवाब ध्वन्यालोचन, आपने विकल्प 3 को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्वन्यालोक की टीका लोचन नाम से किसने लिखी? ध्वन्यालोक की टीका लोचन नाम से किसने लिखी है? तो ध्वन्यालोक की टीका लोचन नाम से लिखने वाले रचनाकार अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। उत्तर में आपने राजशेखर को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10 रूपक के रचनाकार कौन है? 10 रूपक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो जवाब हो जाएगा 10 रूपकम के रचनाकार के रूप में आपने चयनित कर लिया विकल्प धनंजय 3 को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वक्रोक्ति जीवितम किसकी रचना है? वक्रोक्ति जीवितम रचना का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 21 का सही जवाब आपने आचार्य कुंतक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? वक्रोक्ति को काव्य का जीवन किस आचार्य ने माना है? जवाब में आपने आचार्य कुंतक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्यक्ति विवेक के रचनाकार कौन है? व्यक्ति विवेक कृति का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चुन लिया महिम भट्ट को, तो विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण के रचनाकार कौन है? औचित्य विचार चर्चा एवं कवि कंठाभरण का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर आपने चयनित किया विकल्प 4 क्षेमेंद्र को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सरस्वती कंठाभरण किसकी रचना है? सरस्वती कंठाभरण का रचनाकार आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भोजराज को, तो विकल्प 3 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? काव्य प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने चुन लिया विकल्प आचार्य मम्मट को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अलंकार सर्वस्व के रचयिता कौन है? अलंकार सर्वस्व का रचनाकार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर अगर आपने चयनित कर लिया है विकल्प 1 रुय्यक महोदय को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है? साहित्य दर्पण का रचनाकार कौन है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब आचार्य विश्वनाथ को चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। अगला प्रश्न है कि रस गंगाधर के रचयिता कौन है? रस गंगाधर का रचनाकार आपको बताना है और रस गंगाधर के लेखक के रूप में आपने जगन्नाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस संस्कृत को शाहजहां ने किस संस्कृत आचार्य को शाहजहां ने पंडित राज की उपाधि से विभूषित किया था? तो इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा जगन्नाथ को, विकल्प 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अलंकार से संबंध ग्रंथ कुवलयानंद के रचयिता कौन है? कुवलयानंद के लेखक कौन है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 31 का सही जवाब आपने अप्पय दीक्षित को दिया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि प्रतिभा के 2 भेद कार्यत्री और भावत्री किस आचार्य ने किए हैं?
प्रतिभा को के दो भेद कार्यत्री और भावत्री किस आचार्य ने किए हैं? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने राजशेखर को चुना, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, किसकी प्रतिभा को भावत्री प्रतिभा कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 33 में आपको बताना है कि किसकी प्रतिभा को भावत्री प्रतिभा कहा जाता है, तो इसमें सहृदयी को विकल्प 1 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रज्ञानोन्मीक्षालिनी प्रतिभा मता किसकी पंक्तियां हैं? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब आपने चयनित कर लिया, विकल्प 3 भट्टतौत को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कितने प्रकार के काव्य हेतु माने गए हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के माने गए हैं, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 35 में सही जवाब आपने चुना, विकल्प 2 को 3 हेतु, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि धर्मार्थ काम मोक्षेषु वैचक्षण्यम कलासु च किसकी पंक्ति है? तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प 1 आचार्य भामा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है काव्यम यशं च अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतर क्षयते सध्यम पर निर्वृत्ते कांताम संपत्ति तयोपदेश युजे। काव्य प्रयोजन में उक्त परिभाषा किसकी है? तो जवाब हो जाएगा आचार्य मम्मट की। अगला प्रश्न है कि शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? शब्द शक्ति के मूलतः कितने भेद माने गए हैं? इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया 3 भेद, तो बिल्कुल सही जवाब, अभिधा व्यंजना लक्षणा। अगला प्रश्न है कि जब प्रसिद्धि अर्थ अथवा साक्षात सांकेतिक अर्थबोध के मूल कारण उपलब्ध हों तब कौन सी शब्द शक्ति होती है? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अभिधा को, तो बिल्कुल सही जवाब। आगे, जहां मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हो, वहां कौन सी शब्द शक्ति होगी? तो जवाब हो जाएगा लक्षणा, विकल्प 1। अगला प्रश्न है कि रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? रूढ़ा और प्रयोजनवती किस शब्द शक्ति के प्रमुख भेद हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया लक्षणा को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिधा और लक्षणा द्वारा अपना अपना अर्थ बताकर शांत हो जाने पर किसी अन्य ही अर्थ का बोधन होता है, वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? और इस प्रश्न का जवाब विकल्प 2 व्यंजना होगी। अभिधा और लक्षणा जहां पर दोनों अपना अर्थ बताने में असमर्थ हों और कोई अन्य अर्थ निकले, वहां पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अगला प्रश्न है कि ध्वनि सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जवाब में आपने चयनित किया आनंदवर्धन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें आपने आचार्य वामन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, किस आचार्य ने शब्दालंकारों को अधम काव्य, अर्थालंकारों को मध्य काव्य और गुणीभूत व्यंग तथा ध्वनि को क्रमशः उत्तम और उत्तोत्तम कहा है? तो जवाब इस प्रश्न का आपने अगर चयनित किया होगा आचार्य मम्मट को, तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि जनश्रुति के आधार पर किस आचार्य को रस के प्रवर्तक होने का श्रेय दिया जाता है? रस का प्रवर्तक इसमें से किस आचार्य को माना जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब
आपने नंदिकेश्वर को माना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी स्वीकार की है? और इस प्रश्न का जवाब आपने 8 चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। रस निष्पत्ति के संदर्भ में उक्त प्रख्यात कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य भरत मुनि को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं तथा जिन्हें कोई भी अवरुद्ध भाव दबा नहीं सकता, उन्हें क्या कहते हैं? तो सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, उन्हें कोई भी अवरुद्ध या भाव दबा नहीं सकता, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। विकल्प 1 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः अस्थायी भावों की संख्या कितनी होती है? सामान्यतः अस्थायी भावों की संख्या 9 है। अगला प्रश्न, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? और आपने जुगुप्सा बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार कौन है? रस निष्पत्ति के प्रथम व्याख्याकार आपको बताना है, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया भट्टलोलट को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक कारणों को क्या कहते हैं? तो सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भावों के उद्बोधक को संचारी भाव कहा जाता है। विकल्प 2 सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आलंबन और उद्दीपन रस के किस अंग के भेद हैं? तो आलंबन और उद्दीपन ये 2 भेद माने जाते हैं विभाव के। विकल्प 4 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रति आदि अस्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं क्या कहलाती हैं? रत इत्यादि अस्थायी भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं जो होती हैं वह अनुभाव कहलाती हैं। अगला प्रश्न है कि अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? अनुभाव के कितने रूप माने गए हैं? तो अनुभाव के 4 रूप माने गए हैं। विकल्प 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सात्विक अनुभाव कितने प्रकार के माने गए हैं? सात्विक अनुभावों की संख्या आपने चयनित कर ली 8, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्ति क्या कहलाती है? अस्थिर मनोविकार अथवा चित्तवृत्तियां क्या कहलाती हैं? प्रश्न का जवाब फटाफट उत्तर चयनित करिए। आपने संचारी भाव चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्यतः कितनी मानी गई है? व्यभिचारी भावों की संख्या सामान्य रूप से कितनी मानी गई है, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब अगर आपने चयनित कर लिया 33, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस का भोक्ता वास्तविक रामादि एवं नट को किसने माना है? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प 2 भट्टलोलट। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति के संदर्भ में किस आचार्य के सिद्धांत को आरोपवाद की संज्ञा दी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने भट्टलोलट चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य के सिद्धांत को रस निष्पत्ति के संदर्भ में अनुमानवाद की संज्ञा दी गई है? तो अनुमानवाद की संज्ञा किस आचार्य को दी गई है? और इस प्रश्न का जवाब आपने अनुमितिवाद आचार्य शंकुक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य का सिद्धांत चित्र तुरंग न्याय पर आधारित था? और इस प्रश्न का जवाब अगर
आपने आचार्य शंकु को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस आचार्य को साधारणीकरण का प्रवर्तक माना जाता है? साधारणीकरण का प्रवर्तक किस आचार्य को माना जाता है? और जवाब में आपने आचार्य भट्टनायक को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिधा, भाव, तत्व एवं भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? अभिधा, भाव, तत्व और भोग काव्य के 3 व्यापार किस आचार्य ने माने हैं? जवाब में आपने भट्टनायक को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? अभिव्यक्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? इसका आपको जवाब बताना है। और प्रश्न संख्या 66 का राइट आंसर अगर आपने विकल्प 2 अभिनव गुप्त को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ? भट्टनायक का भोजकत्व व्यापार अभिनव गुप्त के मन में किस नाम से अभिहित हुआ? तो इस प्रश्न का जवाब आपने चुना रसाभिव्यक्ति, विकल्प 1, तो बिल्कुल सही जवाब। भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? भरत सूत्र के अंतिम व्याख्याता कौन है? और आपने जवाब में अभिनव गुप्त को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? न्याय सिद्धांत के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन थे? इस प्रश्न का जवाब आपने चुना आचार्य शंकु को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन हैं? सांख्य दर्शन के आधार पर रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार भट्टनायक हैं, विकल्प 1 बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार कौन हैं? तो वेदांतानुसार रस निष्पत्ति की व्याख्या करने वाले व्याख्याकार अभिनव गुप्त हैं। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, यह भाव तत्व का परिणाम है, यह किस व्याख्याकार का कथन है? साधारणीकरण विभाव आदि का होता है, यह भाव तत्व का परिणाम है, यह कथन है आचार्य भट्टनायक का, विकल्प 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? आलंबन का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब प्रश्न संख्या 73 का सही जवाब आपने रामचंद्र शुक्ल को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? तो कवि भावना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार कौन है? सहृदय की चेतना का साधारणीकरण मानने वाले व्याख्याकार बताना है आपको। और जवाब में आपने केशव प्रसाद मिश्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? काव्य शास्त्र में आत्मा शब्द का प्रयोग करने वाले आचार्य वामन हैं। अगला प्रश्न है कि काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय कौन सा है? तो काव्य के अंतरंग पर बल देने वाला संप्रदाय इसमें से कौन सा है? और जवाब में आपने ध्वनि को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अस्थाई भाव को उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? अस्थाई भाव को उद्घोषित करने वाले कारण क्या कहलाते हैं? और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया विभाव को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म और कवि अनुभूत की ओर इंगित किया गया है। साधारणीकरण की व्याख्या के अंतर्गत कवि कर्म या कवि अनुभूत की ओर इंगित किया है, तो किसने किया है? जवाब हो जाएगा धनंजय ने। अगला प्रश्न है कि भावक या पाठक का साधारणीकरण किसने माना है? भावक या पाठक का साधारणीकरण मानने वाले आचार्य
श्याम सुंदरदास है। अगला प्रश्न है कि नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ उज्ज्वल नीलमणि के रचनाकार कौन है? उज्ज्वल नीलमणि किसके द्वारा लिखी गई रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने रूप गोस्वामी बताया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? शील के आधार पर नायक के कितने भेद माने गए हैं? जवाब में आपने चयनित किया 4, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प 2। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट पद रचना रीति किसका कथन है? विशिष्ट पद रचना रीति यह कथन है आचार्य वामन का। अगला प्रश्न है कि रीति को संघटना अर्थात सम्यक घटना नाम किस आचार्य ने दिया? तो जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का विकल्प 3 आनंद वर्धन ने। तो साथियों, आज की पाठचर्या में फिर लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।